नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। इस वक्त देश में एक बहस छिड़ी हुई है। बहस नई नहीं है, लेकिन एक नए सिरे से जरूर तेज हुई है कि देश में किसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, हिंदुओं की या मुसलमानों की। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर यूएन ने दरअसल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत 2023 में यानी कि अगले वर्ष ही जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। यानी 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन देश में अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि आबादी बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऊपर वाला संभाल लेगा। सवाल है कि जिस चीन से हम अगले साल आबादी में आगे निकलने वाले हैं, वो चीन हमसे 1-2 नहीं 3 गुना बड़ा मुल्क है। संसाधनों के मामले में बड़ा है, एरिया में बड़ा है, हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। ऐसे में क्या हमें अपने यहां हो रहे इस जनसंख्या विस्फोट को रोकने की जरूरत नहीं है? लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर सियासत जब होती है तो जरूरत होती है कि एक गंभीर चर्चा की जाए, जो आज हम करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले अभी एक बयान दिया हाल ही में। उनके बयान को मुस्लिम समुदाय पर हमला माना गया, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके दिया गया, ऐसा कहा गया। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की देश को कोई जरूरत नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट के मामले में देश पहले से ही उस स्तर पर है जहां आबादी स्थिर रहेगी। अब ओवैसी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा तेजी से घट रही है। अब जनसंख्या नियंत्रण पर हो रहे विवाद को लेकर आपको पहले अलग अलग सियासी बयान हम सुना देते हैं, आपको एक अंदाजा लगे कि इसमें हमारी सियासत कितनी बटी हुई है, जो देश का शायद सबसे गंभीर मुद्दा है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सच यह है कि मुसलमानों का 20 साल में सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जैन और सिखों के बाद, तो मुसलमान 2015 में 37% था, वो बढ़कर मुसलमानों का 47.4% हो चुका है। क्या यह बात सच नहीं है कि 2026 में यूपी के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2030? आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, आप ये नहीं कहते कि मुसलमानों का TFR रेट गिरा है, आप ये नहीं कहते कि हर समुदाय का TFR डिक्लाइन हुआ है, आप ये क्यों नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश का 2.7 से 2.4 आया है? देश में FTR किस, हिंदू समाज का FTR क्या है, मुस्लिम समाज का FTR क्या है, यह भी गौर करना पड़ेगा। और आने वाले दिन में भारत को विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो हिंदू पर, मुसलमान पर, सिख पर, ईसाई पर, जैन और बौद्ध पर, सब पर बराबर रूप से लागू हो। तो मैं पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं, उसके बाद हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, फिर इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इस मामले पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ एडवोकेट रिजवान अहमद साहब जुड़ रहे हैं, एडवोकेट कमेंटेटर हैं। रिजवान साहब, स्वागत है आपका भी। अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इसी विषय पर काम कर रहे हैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। अनिल चौधरी जी, स्वागत है आपका।
और एक बेहद सीनियर मेहमान एसवाई कुरैशी जी दिखने लगे हमें स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आपने भी इस विषय पर बहुत काम किया है और इस पर आपने किताब भी लिखी है। एक और मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, प्रोफेसर संगीत रागी, जो आपको इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। सारे मेहमानों का स्वागत करते हुए पहले आंकड़ों की बात हम कर लेते हैं कि किसकी बात में कितना तर्क है, जो कुछ अभी आपने सुना। तो स्क्रीन पर आपके सामने कुछ आंकड़े आएंगे। जो टीएफआर आप बार बार सुनते हैं ना, ये टीएफआर क्या है, होल्ड कर दें इसको। टीएफआर मतलब प्रजनन की दर, ये प्रतिशत में होती है। अब इसमें संप्रदाय के हिसाब से ये आंकड़ा जो है वो निकाला गया है। अब जो सबसे ताजा सर्वे जो अभी आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का, उसमें यह बताया गया कि हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94% पहुंच चुकी है। ये लगातार घट रही है, 2.59 से, इससे पहले और ज्यादा थी और कम होते होते 1.94% पर आ गई है। मुसलमानों की प्रजनन दर जो है 2.36% पर आ गई है, कहां 3.40 हुआ करती थी। ऐसे ही ईसाइयों की प्रजनन दर 1.88%, बौद्धों की 1.39%, सिखों की 1.69%। तो प्रजनन दर के मामले में सबसे कम जहां बौद्ध समुदाय है भारत में, वहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय है 2.36% के अनुपात में। तो ये आपके सामने अब ये आंकड़ा दिखा करके जो तस्वीर बनाई जाती है वो ये बनाई जाती है कि देश में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। इस पर ओवैसी जी ने जो बोला, उनका कहना यह था कि इस वक्त प्रजनन दर मुसलमानों की ज्यादा जरूर है, लेकिन सबसे तेजी से परसेंटेज में घट रही है। यानी आने वाले वक्त में ये जो मुसलमानों का टीएफआर है, ये शायद हिंदू प्रजनन दर से भी नीचे हो जाएगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि एक वक्त में मुसलमान जो है उनकी आबादी भारत में सबसे ज्यादा होगी या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, तो वो सरासर झूठ है। ये उनका तर्क है। एक दूसरी चार्ट में आपको और दिखाता हूं, इसमें आपको यह अनुमान लगेगा कि आखिर किस किस राज्य में जो प्रजनन दर है वो सबसे ज्यादा है। इसमें इस आंकड़े पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय औसत टीएफआर, हमारी राष्ट्रीय प्रजनन दर का जो औसत है वो 2%। और राज्य आप देखें, बिहार में 2.98, यानी बिहार में एवरेज से ज्यादा प्रजनन दर है। इसके अलावा इसमें मेघालय है जहां पर 2.91% है। अगले राज्य पर हम चलें तो आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश, जहां 2.35 है। योगी आदित्यनाथ इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त कर चुके हैं। झारखंड में ये 2.26% है। तो ये वो कुल राज्य हैं जहां पर प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मणिपुर में 2.17% है। बहरहाल आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस पर एक विषय जो सबसे पहले उठाया जाता है वो ये है कि क्या देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है या नहीं है। हमें चीन की तरह कोई सख्त कानून बना लेना चाहिए, वरना यह जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहेगा। अगर कुरैशी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ तो मैं चर्चा की शुरुआत उनसे करना चाहूंगा। कुरैशी साहब का बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। सबसे पहले जो लॉ की बात आती है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। बाद में ये जो राजनीतिक विषय उठते हैं उस पर कानून बनना चाहिए या नहीं। देखिए, फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे हिंदुस्तानियों को, हर कम्युनिटी को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अब कानून बनने की बात करनी चाहिए थी 60 साल पहले, 50 साल पहले, और उस वक्त तो नहीं की गई। अब जब हालात ठीक हो गए हैं, कंट्रोल हो गए हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे आ गई, रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे आ गई, उसके बाद कानून की बात करना इस वक्त ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करेगा कि अब जरूरत क्या पड़ी। जो काम प्यार से हो रहा है, होता चला आ रहा है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 वाजपेयी जी के जमाने में शुरू हुई थी, उसने जो टारगेट दिया था वो टारगेट हमने अचीव कर लिया। उसके बाद अब बात करें, ये तो ये इसका मकसद सिर्फ इसके ऊपर पॉलिटिक्स। सर बस छोटा सा आंकड़ा, क्योंकि हम सब मानिए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, और मैं तो दर्शक तो समझदार है, बल्कि मैं अपने लिए कहूंगा, लेमैन आदमी की तरह आपसे बात करूंगा कि जो यूएन ने जो बोला कि हम अगले साल 2023 में चीन को आबादी में पीछे छोड़ देंगे। इसी साल हमारी आबादी 141 करोड़ है और चीन की आबादी 142 करोड़ है। अगले वर्ष हम उससे ज्यादा हो जाएंगे। 2005 का जो उन्होंने अनुमानित आंकड़ा दिया है वो डराता है कि 2050 तक हम 167 करोड़ हो जाएंगे। आप इसको भी कह रहे हैं कि ये हमारे विद इन टारगेट से और स्टेबलाइज्ड है। मैं बताता हूं देखिए कि हम चीन से बढ़ जाएंगे, ये हम 15 साल से सुन रहे हैं और हर बाद साल 2 साल की डेट आ जाती है कि बस 2 साल में बढ़ रहे हैं, 3 साल में बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़े। और अभी भी देखिएगा ये डेट भी आगे बढ़ेगी। उसकी क्या वजह? चीन को हम एडमायर करते थे कि था उन्होंने सख्ती से लॉ किया और 1 चाइल्ड नॉर्म किया। आपको मालूम है 2016 में उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म को अबैंडन कर दिया।
और 2 चाइल्ड नॉर्म शुरू किया, और 2019 में उसको भी अबैंडन करके अब 3 चाइल्ड नॉर्म उसी चीन ने शुरू किया। तो अगर हमने चीन से ही सीखना है तो चीन से ये सीखें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने जो डंडा चलाया, सख्ती की, उसका जो डिजास्टर है वो अब उनको महसूस हुआ कि वहां पर बूढ़ों की पॉपुलेशन 70% हो गई और यंग लोगों की जो काम कर सकते हैं और इनकम करेंगे उनकी तादाद कम रह गई। खाने वाले मुंह ज्यादा, कमाने वाले हाथ कम। तो उसी चाइना जो हमारा हीरो है, उसने क्यों पॉलिसी ऐसी रेडिकली चेंज की कि अब 3 चाइल्ड नॉर्म पे है, उस पर भी तो गौर करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो कुरैशी साहब की अपनी राय है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ऐसा रेडिकल कानून लाने की जरूरत नहीं है जिसकी वक्त मांग पर उठती है, वक्त पर उसकी मांग उठती रहती है। इस पर मैं चाहूंगा जरा अश्विनी उपाध्याय जी की चर्चा करना चाहूंगा। आप इस पक्ष में है कि कानून बने, और कानूनी नहीं सख्त कानून बने, क्यों? देखिए मैं क्यों कह रहा हूं सौरभ जी, जैसे ट्रेन का एक डब्बा होता है, उसमें 72 सीटें होती हैं स्लीपर में। चलो आपने 72 भर लिया, अब 72 आपने वेटिंग में भी ले लिया, 144 हो गए। लेकिन अब एक भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो स्वाभाविक सी बात है अंदर मारकूट शुरू हो जाएगी, अंदर गुत्थम गुत्था शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस डब्बे की एक लिमिट है। आपने 72 से 82 किया, 92 किया, 112 किया, 150 कर लिया, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि बिल्कुल अंदर अंदर मारम पीट शुरू होगी, अराजकता फैलेगी उस डब्बे के अंदर। वही हो रहा है। हमें चाइना से तुलना करना ही नहीं चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हमारी चादर कितनी है और हमने कितना पैर फैला दिया। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 142 करोड़ 143 करोड़ है। अमेरिका की पॉपुलेशन अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 4 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 22 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 3 करोड़ है। ठीक है। और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। मैं आप लोग 142 करोड़ कहते हो, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे कहा है कि 122 करोड़ है। सरकार के आंकड़ों को यूज करके कहा है। सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला 130 करोड़ आधार बन गया। आधार जिंदा लोगों का बनता है, और हमें आज भी एक भी गांव नहीं मिला जहां 100% आधार हो। आधार तब बनता है जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है। देखिए लाइव पॉपुलेशन काउंटर जो है इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। हम 140 करोड़ के आसपास हैं। आप 140 मानते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL है, मैंने 150 करोड़ क्लेम किया है, और केंद्र सरकार ने उसको गलत नहीं ठहराया। आंकड़ा हमारा उन्होंने 150 करोड़ ही मान लीजिए, आप ही सही साबित हो जाते हैं। अब मैं दूसरी बात बता, एक सेकंड, जो कुरैशी साहब ने कहा मैं उसका जवाब चाह रहा हूं अभी आपकी इस बात पर। वो ये कह रहे हैं कि कानून लाना था तो आजादी के वक्त लाते, तो आप अब तक जो है जो बीमारी थी उसका आपने इलाज कर लिया होता। अब जो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1% जो माना जाता है, उसके नीचे आपका TFR आ चुका है, 2 पर आ चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल टेक्निकल सा टर्म है। मेरे को जो समझ में आया दर्शकों के लिए इतना, जो मैंने पढ़ा कहीं कि इस रेट पर, इस प्रजनन दर पर एक नस्ल दूसरी नस्ल को रिप्लेस कर देती है। मैं उसका जवाब ठीक, तो हम जब उससे ऑलरेडी नीचे आ गए हैं, तो फिर अब क्या जरूरत है हमको किसी कानून की? मैं ये कह रहा हूं कि ट्रैफिक का कानून है, वो उनके लिए है जो रेड लाइट तोड़ते हैं। मर्डर का कानून है, ये वो उन पे लागू होगा जो मर्डर करेंगे। जितने भी देश में कानून है वो उनके ऊपर लागू होता है जो कानून तोड़ने वाले हैं। तो अगर कानून बनेगा हम दो हमारे दो, स्ट्रिक्ट बनेगा, उसमें वोटर आईडी वापस जो वायलेट करेगा उसका वोटर राइट छीनने के लिए कानून बनेगा, या और ज्यादा जो एक्स्ट्रा वायलेट करेगा, मान लो 4 बच्चा करता है, अगर उसको 3-4 साल के लिए जेल में भी डाल दिया तो उससे दिक्कत कहां आएगी? इसका असर कितने वर्षों में दिखेगा, कितने दशकों में दिखेगा? इसका असर इमीडिएटली 5 साल के अंदर हमको दिखना शुरू हो जाएगा। 5 साल के अंदर हमारा TFR बिल्कुल एकदम स्टेबल हो जाएगा। हम दो हमारे दो, सबके दो वाला फार्मूला शुरू हो जाएगा। और मैं एक आपको और आंकड़ा देना चाहता हूं। चाइना के अलावा दुनिया के 22 देश, मैं नाम लेता हूं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, फ्रांस, रूस, इटली, अर्जेंटीना, कोरिया, स्पेन, पोलैंड, कनाडा, ब्राजील, स्वीडन, बेल्जियम, क्यूबा, पुर्तगाल, ग्रीस, कजाकिस्तान, अफ्रीका। ठीक है। इन 22 देशों के बराबर जनसंख्या भारत की है। और अगर क्षेत्रफल देखें तो इन जो 22 देशों का क्षेत्रफल है, हमारा क्षेत्रफल उसका 1/20 है। ठीक है। यानी भारत का क्षेत्रफल इन 22 देशों का क्षेत्रफल हमसे 20 गुना ज्यादा है, और हमारी जनसंख्या उनके बराबर है। बहस तो इस पर है ही नहीं, और मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इस बात से नकार नहीं सकता कि हमारी आबादी हमारे संसाधनों से बहुत ज्यादा है। सौरभ जी, मैं कह रहा हूं, आप इस देश में सबसे ज्यादा जागरूकता हेलमेट पहनने के बारे में है। आप कानून हटा दीजिए और ट्रैफिक पुलिस हटा दीजिए, देखिए बिना हेलमेट के लोग घूमना शुरू कर देंगे। कानून, अच्छा मान लीजिए कानून के बगैर जो है इस वक्त आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, तो आप किसी एक को जिम्मेदार मानते हैं?
मैं तो कही नहीं रहा हूं, मैं इसमें जाति धर्म भाषा क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं। सबके लिए कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं एक 1 नेशन 2 चाइल्ड लॉ आ जाए, सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो करें। अब मैं तीसरे मान लो दूसरे में कोई जुड़वा हो जाए तो चलो 3 बच्चे की छूट दे दो, लेकिन 3 के बाद जो करता है उसको आप जेल में ठूसिए। अभी तक हम बात कर रहे हैं कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कुरैशी साहब कहते हैं जरूरत नहीं है, उपाध्याय जी कहते हैं कानून की जरूरत है। मैं इसमें दूसरा पहलू जोड़ दे रहा हूं क्योंकि चर्चा सबसे ज्यादा उसी की होती है, और क्यों होती है उसकी वजह है हमारे नेता ऐसे बयान देते हैं, और जब वो बयान देते हैं तो जाहिर है उसके ऊपर काउंटर रिएक्शन भी आता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने भी यह बात की कि भाई समानता से कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने यह भी कह दिया कि मूल कहीं ऐसा ना हो जाए कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और उनकी ज्यादा हो जाए। इस पर बड़ा विवाद हो गया। शफीकुर रहमान बर्क साहब जो है सांसद हैं, उन्होंने कह दिया बच्चों की हमें बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चों पे इंसान का बस ही नहीं है, ये तो अल्लाह ही देखता है कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। अब वो जो उन्होंने मैसेज दिया वो कितने लोगों ने ग्रहण किया। अब गिरिराज सिंह जी मंत्री हैं, गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता से बचने की जरूरत है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी की ओर इशारा कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की ओर। मैं रिजवान साहब के पास अब जाना चाहता हूं। डिबेट के 2 हिस्से हैं रिजवान साहब, जैसा आपने सुना कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, और जो लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे मुस्लिम जिम्मेदार हैं या मुसलमानों की बढ़ती आबादी जिम्मेदार है, उससे आप कितना सहमत या असहमत हैं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब से मैं वैसे तो 20 साल से लगा हूं, जब से मैं 6 साल पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया हूं, जब भी कोई मोदी जी या योगी जी, फिर कुछ बाद में आए, कोई नीति लेके आते हैं, मैं बहुत बढ़ चढ़ के ये आर्ग्यू करता हूं कि ये मुस्लिम सेंट्रिक नहीं है। चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, हमेशा से मैंने अपना ये स्टैंड रखा है। लेकिन जो ये योगी जी ने बयान दिया है, इन्होंने तो मुझ जैसे एक वक्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया, और योगी जी किसी से डरते नहीं। तो योगी जी ये वर्ग क्या बोल रहे हैं? सीधे योगी जी कहें कि जनसंख्या मुद्दा नहीं है, मुसलमान की जनसंख्या मुद्दा है, इस आबादी को रोकना है, ऐसी बात करें ना। वो तो बुलडोजर बाबा हैं, ये मिली जुली बात क्यों करनी? साफ कहें तो फिर इस पर डिस्कशन शुरू हो, फिर बात हो कि भाई मुसलमान इस देश के लिए कितना बड़ा अभिशाप हैं, उनकी बढ़ती आबादी से देश में एक कल को 100 साल बाद शरीयत आ जाएगी। अश्वनी जी कुछ और बात कर रहे हैं, ये भी भाजपा से जुड़े हैं। योगी जी कुछ और बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पसमंदा मुसलमानों के साथ बहुत खराब हुआ है, और 85% पसमंदा मुसलमान हैं, इनको इस देश की मुख्यधारा में आगे लाना चाहिए। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो 90% वो पसमंदा मुसलमानों की ही बढ़ रही है भैया, वो अशरफों की नहीं बढ़ रही है। डेटा निकाल के देख लो। तो पहले भाजपा तय कर ले कि ये आबादी का मुद्दा है या मुसलमान की आबादी का मुद्दा है। पसमंदा मुसलमान देश के लिए अभिशाप है या वरदान है, उसके बाद इस डिबेट को खोलो, तब एक अच्छा डिस्कशन होगा। मिली जुली बात करने से कोई फायदा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आंकड़ों के हिसाब से यह लगता है कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अगल बगल हैं। 1.9 या 8 हिंदू है और 2.25 मुसलमान हैं, तो लगता है बिल्कुल, लेकिन नहीं। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो यह 25% का फर्क है। 25% का फर्क आने वाले 100 साल में एक बहुत बड़ा फर्क बनेगा आबादी को लेके और परसेंटेज को लेके। यहां मैं एग्री करता हूं कि मुसलमान की आबादी अगर इस देश में हिंदू से 25% के रेशियो से, जब 1992 का आंकड़ा आया तो 4.4 मुस्लिम थे और 3.3 हिंदू थे, वहां भी देखिए 25% ज्यादा थे। अब मुसलमान भी कम हुए लेकिन अब भी 25% लगभग ज्यादा हैं। तो 25% मुसलमान की ज्यादा आबादी इस देश में 100 साल बाद एक खराब स्थिति पैदा कर देगी, मैं मानता हूं। लेकिन साफ बोलो, दो चीजों को आपस में मिलाओ ना। और आखिरी बात, ये राष्ट्र मुद्दा नहीं है। राष्ट्र मुद्दा कह के हम लोग भटक जाते हैं सौरभ भाई। हमारी आबादी राष्ट्र मुद्दा नहीं है। देश की 50% आबादी 5 स्टेट्स में है। साइज से कुछ नहीं होता। राजस्थान और गुजरात भी बहुत बड़े हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल।
तो जनसंख्या हमारे देश की क्षेत्रीय समस्या है जी, राज्य समस्या है, ना कि राष्ट्र समस्या। और इस क्षेत्र में, इन पांचों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। अभी 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। जी हाँ, 5वां कंट्री जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी, 15 दिन पहले। और उसके मुखिया कौन है? योगी जी हैं। योगी जी सत्ता में कब से हैं? 6 साल में हैं भैया, विपक्ष में तो नहीं है। तो भैया अश्वनी भाई हो गए, या भाजपा का कोई प्रवक्ता हो गया, या गिरिराज जी हो गए, अरे प्रभु ये सवाल तो योगी जी से पूछो ना। चले ठीक है सर, कि तुम उत्तर प्रदेश में बैठे हो, 24 करोड़ की आबादी हो गई, तुम 6 साल से कर क्या रहे थे? अच्छा ठीक है, ठीक ये है, सवाल तो मोदी जी से पूछो ना। ठीक है रिजवान जी, रागी जी भी आ गए। रागी जी स्वागत है आपका। मैं एक कमेंट लेकिन जरा इसमें कुरैशी साहब का लेकर के आपको, अनिल जी को मैं इन्वॉल्व करता हूं चर्चा में, क्योंकि अभी रिजवान साहब ने जो अपना जो उन्होंने गणित बताया कि उनके हिसाब से आने वाले 100 वर्षों में मुस्लिम आबादी ऐसी कगार पर होगी जो उनके मुताबिक देश के लिए अच्छा नहीं होगा। कुरैशी साहब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उनको चाहिए कि मेरी किताब है पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसको पढ़ें। उसमें सारे स्टेटिस्टिक्स दी हुई हैं। इंप्रेशन जनरली ये क्रिएट किया जाता रहा है पिछले 60-70 साल में कि अगर हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8 या 10 होते हैं। जबकि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भारत सरकार का ही है उसमें देखिए 30 साल पहले NFHS 1 में द गैप वाज ओनली 1 चाइल्ड। सो और वो घटते 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 5वें तक आते आते 0.3, यानी एक बच्चे का भी फर्क नहीं है, 1/3 ऑफ ए चाइल्ड का फर्क रह गया। दूसरी चीज जो एक बड़ा एक मिथ है कि ये फैक्ट है कि मुसलमानों की में फैमिली प्लानिंग सबसे कम अडॉप्ट हुई है, सिर्फ 47%, लेटेस्ट फिगर्स 47% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर ली। लेकिन एक चीज जो अश्विनी जी और सब लोग भूल जाते हैं, जरा देखिए नंबर 2 पे कल्प्रिट कौन है? हिंदू हैं। 42% हिंदूज ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट नहीं की हुई है। नाउ 53% मुसलमानों ने फैमिली अडॉप्ट नहीं की, यानी 14 करोड़ में से 7 करोड़ ने अडॉप्ट नहीं की। लेकिन वहां पे 100 करोड़ में से 42%, तो 40 करोड़ हिंदुओं ने नहीं अडॉप्ट किए। तो इसमें अगर ये एक्ट ऐसा है कि सिर्फ मुसलमानों को ही कोई फैमिली प्लानिंग करनी होगी तो पॉलिटिकल पर्पस दूसरा। मैं कहता हूँ एक्ट आता है, आ जाए, जरूर ला दें, उससे सबसे ज्यादा दुखी तो हिंदू हो जाएंगे। और ऐसे साल भर पहले भी पॉपुलेशन एक्ट लाने की बात की गई। अरे सर एक बात का जवाब कुरैशी साहब, एक सेकेंड साल भर पहले जब इन्होंने इसी एक्ट की बात की थी, उसकी मुखालफत किसने की थी? विश्व हिंदू परिषद ने। उस कानून का दिक्कत क्या होगी बस सर ये बताइए। अगर कानून की दिक्कत क्या होगी? कानून की दिक्कत क्या होगी? 5 स्टेट्स में इसी तरह का कानून अब से 20 साल पहले आया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में। मध्य प्रदेश की एक IAS ऑफिसर बहुत सीनियर निर्मला बुच ने एक स्टडी की और उसमें पाया कि जहां पे भी ये कंपल्शन होता है, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव, उसका नुकसान होता है। होता क्या था कि भाई 2 जिससे ज्यादा जिसके बच्चे होंगे वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने पाया कि लोगों ने अपनी बीवियों को डिवोर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्शन लड़ना तो जरूरी है, बीवी जाए भाड़ में। तो उन्होंने बीवियों को डिवोर्स करना शुरू कर दिया, बच्चों को इधर उधर देना शुरू कर दिया। ये उनकी स्टडी है, तो उसी से सीख लें। ठीक है सर, ठीक है सर। रिजवान साहब, मैं जरा 2 मेहमान रह गए, वो चर्चा में आ जाए, मैं आपके पास फिर दोबारा आ जाऊंगा। जी रागी साहब, विषय दोनों है हमारे सामने। कानून बने जनसंख्या के लिए, और क्या मुसलमान ही बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बधाई नहीं दूंगा। मुझे जो इस्लामिक स्कॉलर रिजवान जी हैं, मैं उनकी साफगोई के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अश्विनी भाई को मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो वही बात कर रहे हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति करता है। देखिए, बात बहुत साफ है। 23% की मुस्लिम आबादी ने इस देश पर विभाजन थोपा था। जब भारत में, जब समेकित भारत था, उस समय मुसलमानों की जनसंख्या 23% थी। और ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब माइनॉरिटी का खतरा जब बात की गई थी, तो सरदार पटेल ने एक चीज कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप देती है उसे कमजोर कहना, नेहरू जी, बंद कर दीजिए। और बंद हो जाना चाहिए था भारत के विभाजन के पश्चात।
उस 23% जनसंख्या में से 14% जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान में चला गया, बाकी रह गया 9.4 9.6% की जनसंख्या भारत के अंदर रह गई। वो 9.6% जनसंख्या आज 18% की जनसंख्या के बराबर है। कहने को तो 14 कुछ है, लेकिन वो सच बोलिए तो वो 18% की आबादी है। देश के सैकड़ों ऐसे जिले हो गए हैं जो मुस्लिम बहुल जिले हो गए हैं। हिंदुओं की जो जनसंख्या थी, हम रिलेटिव तौर पर देखते हैं कि जो हिंदुओं की जनसंख्या 85% 86% थी, वो 78% हो गई है। यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या में जो कमी है वो 7 से 8% है रिलेटिवली, जो आजादी के समय था। और मुसलमानों की जनसंख्या पिछले 70 साल में जो यहां पर बची हुई भारत में थे वो दुगनी हो गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में मुसलमानों के बीच में एक सोच ऐसा है कि हमने इस देश पर राज किया है। ये तो सर सैयद भी कहते थे, हम वो कौम से आते हैं जिसमें 600 साल तक हमारी तलवारों से रूह कांप जाते थे और 600 साल तक हमने शासन किया है। और इसलिए हिंदुओं का डर एक वाजिब है। आप स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं, पैटर्न इतिहास का क्या रहा है? जो जो हिस्सा हिंदू बहुल नहीं रहा वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। दूसरी बात, दुनिया में जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ती है, मैं दुनिया की मैं बात करता हूं, वो इलाका संवेदनशील, कॉमनली सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि इस्लाम जहां जहां जाता है वो सबसे पहले अपने लिए आश्रय ढूंढता है, फिर अपनी चीजों को धीरे धीरे स्थापित करता है और फिर आक्रामकता की तरफ बढ़ता है। कहता है सरिया चाहिए हमको, सरिया के आधार पर हम चलेंगे, हम हलाल मीट करेंगे, हमको यही चाहिए। ये यूरोप आज देश झेल रहा है, स्पेन झेल रहा है, फ्रांस झेल रहा है, भारत ने तो एक विभाजन झेला है। और दुर्भाग्य की बात है कि यदि नहीं आपको आंखों में समझ में आती है तो आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। टीवी राजेश्वर ने रिपोर्ट 1998 में दिया था। उन्होंने कहा कि बंगाल के जितने मुस्लिम एरिया हैं बांग्लादेश से सटे हुए, वहां से हिंदू औने पौने दाम पर अपनी जमीन और जायदाद को बेच करके भाग रहे हैं। पॉपुलेशन जिहाद जैसा वहां पर चीज था, क्योंकि बंगाल के मुस्लिम लोग उन बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को बसाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे, बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा राजनीतिक वजूद बढ़ेगा, राजनीतिक वजूद बढ़ेगा तो हम सामाजिक वजूद और सांस्कृतिक वजूद दोनों अपना इकट्ठा करेंगे। इसलिए मैं बहुत साफ हूं, कोई हो या नहीं, मैं रिजवान जी के साथ हूं। मुस्लिम आबादी को यदि इस देश को बचाना है तो मुस्लिम आबादी को रोकना पड़ेगा। यह वैसे ही है जैसे बागीचे में, यदि आप आम का बागीचा है और उसमें यदि आपने कुछ, हम वो नहीं कहना चाहते, तुलना नहीं करना चाहते कांटे, यदि आपने कांटों की बागीचा खड़ी कर दी तो आपके लिए मुश्किल। लेकिन अब तो योगी जी भी, कोई भी नेता हो बोलता क्या, योगी जी ने भी क्या बोला, उन्होंने कहा अगर जो भी प्रावधान हो सब पर समानता के साथ लागू होने चाहिए। ये बात गिरिराज जी ने कही कि कानून होना चाहिए और समानता से लागू, तो समान लागू करेंगे तो हिंदू भी घटेगा, मुसलमान भी घटेगा। आप घटाना चाहते हैं कि मुसलमान को, मैं एक टिप्पणी कर दूं। अभी कहा गया कि हिंदुओं का फैमिली प्लानिंग प्रतिशत इतना है। अरे भाई, हिंदू समाज के अंदर ये ऑलरेडी पहले से इंटरनलाइज्ड है। नहीं, वो ठीक है। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ने के खतरे आपने गिनाए, तो आपके लिहाज से मुस्लिम आबादी की ग्रोथ कम करने की जरूरत है, कंटेन करने की जरूरत है। आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं? सर, आप आज के दिन में ये कर दीजिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, ये 4 बीवियों का तमाशा बंद कीजिए और 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड नॉर्म्स लाइए। यदि तीसरा होता है तो उसका आप सिटीजनशिप के जो भी अधिकार हैं, ये मत कि आप जाकर के उनको चुनाव मत लड़ने दीजिए साहब, उनका वोटिंग राइट उनके बंद कीजिए। ये एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान। रिजवान जी बोल रहे हैं इस पर, अनिल जी मुझे एक मिनट देगा। जी रिजवान जी। नहीं, आप उनको अनिल जी को दे दें, मैं बाद में बोलूंगा। अरे ठीक है, अनिल जी ने तो क्योंकि इस काम को अपने जीवन का ध्येय बना रखा है कि कानून आना ही चाहिए। आपके सामने कई पर्सपेक्टिव आ गए। कुरैशी साहब ने कहा जरूरत नहीं है, एडवोकेट साहब कह रहे हैं जरूरत है, और रागी जी का है कि टारगेटेड जरूरत है। मात्र 2 मिनट में लूंगा।
सबसे बड़ी समस्या है बट लेकिन किंतु परंतु करके समस्या को इधर उधर भेजना। एक महत्वपूर्ण दायित्व संभाल चुके व्यक्ति, इतना अनुभव होते हुए अगर वह यह कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग अच्छा है, अच्छी बात है, परंतु आवश्यक नहीं है, समस्या की प्रारंभ यहां से होता है। जिस देश की आबादी 140 करोड़ को पार कर रही है, पूरे विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, लगभग 18% आबादी का भार हम लोग ढो रहे हैं। ऐसे देश में जहां हम गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का शिकार हैं, इस अति आबादी के कारण, बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी के कारण, हम टीएफआर जैसा खेल, हम टीएफआर जैसी बातें कि हम रिक्वायर्ड टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर अटेन करने वाले हैं, यह बातें उन यूरोपियन देशों को शोभा देती हैं, कनाडा को शोभा देती हैं, उस रशिया को शोभा देती हैं, उनके लिए आवश्यक है। जहां हमसे 5 गुना क्षेत्रफल ज्यादा होते हुए मात्र 15 करोड़ की आबादी है और हम आपके अनुसार 140 करोड़, और अश्वनी जी ने जो डेटा दिया है उसके अनुसार 150 करोड़ के आसपास हम हैं। ऐसे में टीएफआर की बात करना बेमानी है। दूसरी बात, जहां यह कही गई कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है और हमने इस पर कोई बहुत ज्यादा नॉर्म लाने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है, इस ऐसी वैसी बातें हम करते हैं। भारत विश्व में पहला देश था 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाने वाला, पहला देश विश्व में, और आज विश्व में नंबर 1 होने वाला है आबादी के मामले में। भले ही एसवाई कुरैशी साहब माने या ना माने, और उनकी किताब भी है। मैं समझता हूं, वैसे तो मैं कहने वाला था कि ऐसी किताब कोई ना पढ़े, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को उसे पढ़ना चाहिए कि समस्याओं के समाधान की बजाय इधर उधर टालने में कुछ बुद्धिजीवी कैसा काम करते हैं, वो शायद किताब ठीक से बता पाएगी। जहां तक बात है धार्मिक पक्ष की, देखिए ये बात सच है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है, ये बिल्कुल असलियत है। जितने श्रोता हैं पूरे देश भर में, एक लेमैन से पूछ लीजिए, ऑटो में जाने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, गांव की महिला से जो अनपढ़ है उससे पूछ लीजिए, आबादी कहां बढ़ रही है। गांव के गांव हम आपको दिखा देंगे जहां दिन में, दोपहर के समय रास्ता बताने वाले लोग नहीं मिलते, आप दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां रास्ते में गाड़ी से उतरकर बच्चे हटाने पड़ते हैं। ये टीएफआर कहां से उठाया जा रहा है? अभी कुरैशी साहब ने आपके सामने ही तो ये आंकड़े की बात करते हुए कहा कि भाई एक हिंदू परिवार में बच्चों की संख्या और एक मुस्लिम परिवार में बच्चों की संख्या में कभी कोई खास अंतर नहीं रहा। वो आंकड़े बता रहा हूं। 2011 की सेंसस, जनगणना, जो कि 9 और 10 में हुई थी, आज आप वो आंकड़े निकालेंगे तो पाएंगे आज एक वर्ग ऐसा है जो शायद 14, 15, 16 नहीं 10% की हिसाब से बढ़ रहा होगा। ये अपने इर्द गिर्द भी आप देख लेंगे। और दूसरी ओर 24% से लोग बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की मूल संस्कृति, मूल जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, प्राणियों में एकता हो, ऐसी संस्कृति का, आबादी का संतुलन बने रहना आवश्यक है। आप भी कह रहे हैं कि उसके लिए जनसंख्या कानून बने। वर्ग असंतुलित तरीके से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जनसंख्या कानून बने, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू। पहली बात तो ये कहना कि जहां शिक्षा बढ़ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, वहां पे जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर कोई बुद्धिजीवी इसको कहता हो, मैं मेरे साथ केरल चले, मैं उसको अपने टिकट से ले चलूंगा और मैं कम से कम 100 परिवार दिखाऊंगा जहां 10 से 20 बच्चे हैं, पढ़ा लिखा परिवार है, उसमें कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और 10 से 20 बच्चे और 3-3, 4-4 बीवियां। तो इसलिए केरल वाला मॉडल कि केरल में एजुकेशन है, जनसंख्या, अरे वहां जनसंख्या जो नियंत्रण हुआ किसकी, वहां का आप टीएफआर चेक कर लीजिए, अलग अलग पता चल जाएगा। दूसरी बात, एक जो बहुत बड़ा खतरा जिसको रिजवान जी कह रहे थे और जिसको रागी जी कह रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। आज 75 साल पहले देश का विभाजन हुआ, यह कह के हुआ कि भाई हम, आप लोग नापाक हो, हम आपके साथ सरवाइव नहीं कर सकते, हमें पाक जमीन चाहिए, हम पाक आदमी हैं, हम पाक लोग हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए। एक पाकिस्तान बना 75 साल पहले, और 75 साल के बाद आज क्या स्थिति है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आपको पता है, माइनॉरिटी वाला, जिसमें मैंने डेटा दिया है।
राज्यों के हिसाब से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। लद्दाख में 1% बचे हुए हैं, लक्षद्वीप में 2% बचे हुए हैं, मिजोरम में 2% बचे हुए हैं, कश्मीर में 2% बचे हुए हैं, नागालैंड में 8% बचे हुए, ऐसे 9 राज्यों में। और डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए आप, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज 200 जिलों में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 200 जिले में आपको बता रहा हूं रागी जी। मैं आपको अभी आंकड़ा बताता हूं। बंगाल के 14 जिले से हिंदू पलायन कर रहे हैं। असम में हेमंता के आने के बाद रुका है, नहीं तो 9 जिलों में हिंदू बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ चुके, 10-20% बचे हैं। झारखंड के 3 जिलों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में हिंदुओं की स्थिति क्या हो रखी है। यूपी में बाबा के आने के पहले क्या था, यूपी में भी 18 जिले में हिंदू खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। हरियाणा का 2 जिला, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल ये किया था, आप कानून लाएंगे तो भाई समान कानून लाएंगे ना, एक कानून सब पे लगेगा ना। तो लेकिन और आप लोग, आपका कहना यह है कि भाई एक वर्ग की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, वो कंट्रोल होना है, वो कैसे करेंगे? मुस्लिम इसका विरोध करते रहे, मुस्लिम समाज विरोध करते रहा। कानून अगर फिर से आएगा लॉलीपॉप वाला कि हम जो है क्या बोलते हैं, आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे या जनसंख्या नियंत्रण करोगे तो 1 लाख रुपए देंगे, तो फिर हिंदुओं का नुकसान होगा। ये लॉलीपॉप वाला कानून नहीं चाहिए, कानून कड़ा चाहिए। 2 बच्चे दूसरी बार अगर जुड़वा पैदा हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा, नहीं तो 3 बच्चे के बाद वोटर राइट छीनिए, चौथे के बाद जेल में डालिए 5 साल की। जी रिजवान जी, एक तो कितनी बार बोला है सरकार इस्लामिक स्कॉलर ना लिखवाया करो। एक पत्थर के नीचे 3 इस्लामिक स्कॉलर होते हैं आजकल, वकील लिखवा दिया करो भाई, पहली बात। दूसरी बात, सौरभ भाई, संगीत भाई की बात से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ बात कही, लाग लपेट बिल्कुल नहीं किया। यही मैंने पहली बाइट में बोला था कि भाई दोनों चीजों को मिलाओ ना। अगर कोई समस्या है तो सीधे बताओ तो अच्छी चर्चा होगी। अरे अब तो मैंने भी कर दिया। जो कुरैशी साहब ने बोला कि एक बच्चे का फर्क है, सुनने में बहुत कम लगा, लेकिन इस एक को अगर हिंदू के 3 और मुसलमान के 4, मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो 25% बोलूंगा, तो सुनने में एकदम ज्यादा लगेगा, जिसका 100 साल बाद असर नजर आएगा। तीसरी बात, कुरैशी साहब की मैंने किताब पढ़ी नहीं है, मैं मंगवाऊंगा, लेकिन 1400 साल में कम से कम 100 ऐसे एग्जाम्पल होंगे, 100, जहां पर बढ़ती मुस्लिम आबादी ने उस जगह को कल्चरली, पॉलिटिकली टेक ओवर कर लिया, बर्बाद कर दिया है। कम से कम, जी मैं कह रहा हूं उसको बर्बाद कर दिया है, वहां की उस संस्कृति को ही खत्म कर दिया है। तो कम से कम 100 एग्जाम्पल होंगे। स्पेन एक ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम जाने के बाद वहां से विड्रॉ करना पड़ा। इट इज ओनली 1 एग्जाम्पल इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको मुद्दा पकड़ के चलना है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, रागी भाई ने नहीं किया, आपने किया, टारगेटेड। तो सौरभ भाई, जब आप मुंह से बोलने की एक मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है, जब आप 5 स्टेट बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश पकड़ोगे, जब यहां पर कंसंट्रेट करोगे, तो टारगेटेड कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। करके तो देखो, मुंह से बोलने की जरूरत क्या है, असम भी है। और आखिरी बात, सौरभ भाई आज की डेट नोट कर लो, टाइम नोट कर लो और रिकॉर्ड रखो। इस देश में सख्त कानून पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सख्त आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। बिल्कुल ये बस अब वजह बाद में बताऊंगा। नहीं बताइए। तीसरी बात, अगर लॉलीपॉप कानून आ गया, जो अश्वनी भाई ने बोला है, लॉलीपॉप कानून, तो मुसलमानों और तो हिंदुओं का बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल। पता चला कि सरकार ने कहा कि अगर एक बच्चा होगा तो बत्ती का यूनिट 5 रुपया, और 2 होगा तो 6 रुपया, और 3 होगा तो 7 रुपया। तो हिंदू तो शायद बहुत से खड़े हो जाएं, वो कहें भैया ऐसा है, एक बच्चा करो और 5 रुपए यूनिट की बत्ती जलाओ। लेकिन वहां पर अगर हम मियां भाइयों ने धोखा दे दिया और उन्होंने कहा भैया 7 रुपया ले लो, लेकिन बच्चे हम 3 ही करेंगे, तो भैया 100 साल बाद बहुत नुकसान होगा। ध्यान रखना। सौरभ जी, अच्छा, मैं कुरैशी साहब के पास जाऊं उससे पहले जरा, आपने अभी कहा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बताइए कि क्यों नहीं आ सकता कानून? ये आपने कहा ऐसा कानून कभी आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता?
हाँ, हम जिस तरह हर चीज में चाइना नहीं बन पाए, हम इस कानून में भी चाइना कभी नहीं बन सकते। और एक बात और बताऊं, हम टीवी पर जो लोग बैठते हैं, हम सब पढ़े, माना जाता है सब पढ़े लिखे हैं, हम सबके एक दो बच्चे हैं, हम 4 भाई बहन हैं, 4 सगे, और हम सब में मिला के 6 बच्चे हैं, 6। अब आप लगा लो, ठीक। लेकिन किंतु परंतु जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण इंडिया है, वहां की हकीकत यह है कि हिंदू वर्ग में भी एक ऐसा वर्ग है जिसमें बहुत बच्चे हो रहे हैं। आप जब बदलाव है वहां, कंट्रोल करेंगे, बदलाव हुआ है जी, बदलाव हुआ है वहां। लेकिन नहीं, अगर हुआ है तो पूरे देश में हुआ है, मैं कब कह रहा हूं नहीं हुआ है। हिंदुओं में भी कमी आई है, मुसलमान में भी आई है, लेकिन वहां पर अभी भी हम दो हमारे का रिवाज नहीं है ग्रामीण भारत में। ठीक बात। जब आप इसको पॉलिटिकली क्रश करेंगे तो इसका असर राजनीति पे नजर आएगा। जब तक हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज ना हो, गांव में ना हो, कस्बे में ना हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ना हो, बर्थ कंट्रोल के प्रोग्राम्स ना हो, इस सख्त कानून को हम नहीं ला सकते। ठीक है सर, पहले इसका रोड मैप कम से कम 3 साल बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कानून आ सकता है। फाइनल कमेंट, आज यकायक इसमें कानून नहीं। फाइनल कमेंट कुरैशी साहब का, बहुत कुछ आपके एनालिसिस पर और आपकी किताब पर भी कहा गया। कुरैशी साहब जी, 2 बातें बस मैं कहूंगा। एक तो आपके जो सबसे पहले टेबल थे, अगर आप उसको देखें कि यस, मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग सबसे कम और बर्थ रेट हाईएस्ट है, लेकिन नंबर 2 पे कौन है वो तो गौर कर लीजिए, वो हिंदू है। और सबसे अच्छा है बुद्धिस्ट का, सिखों का। तो क्यों ना हिंदू सिखों और बुद्धिस्ट से सीखें और वो भी फैमिली प्लानिंग करें। तो इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, दोनों के बैकवर्डनेस है, दोनों के इलिटरेसी है इस वजह से। दूसरे मैं फाइनली एक बात बताऊंगा कि मैंने एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन से इसका मैथमेटिकल मॉडल बनवाया, प्रोफेसर दिनेश सिंह जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर अजय कुमार। मैंने कहा ये बताइए, ये 60 साल का डेटा है, इस रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो मुसलमान कितने जल्दी मेजोरिटी बन जाएंगे। उन्होंने कहा नॉट फॉर 1000 ईयर्स। और उन्होंने जो 70 साल में 2 गुने हो गए। गलत बात, बिल्कुल ये देखिए, गलत, बिल्कुल। किताब को फाड़ के फेंक दीजिए उसे, बिल्कुल गलत बात है। 70 वर्ष में 2 गुना हो गए हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। अरे आपका ये सब भारत सरकार भारत सरकार बात दुगने की नहीं है। वो कह रहे हैं कि आबादी हिंदुओं को सरपास कर जाएगी, ऐसा कब होगा? नॉट 1000 ईयर, नॉट मोर देन 100 ईयर। बोल देते ये देखिए, ये मुसलमानों की ग्रोथ है। एक मिनट, सर मेरे पास समय खत्म हो गया है, 10 सेकंड लूंगा। सौरभ जी, देखिए सौरभ जी, 1000 साल भारत ये कहते हैं, सौरभ जी सर बहुत शॉर्ट में समय नहीं। 1000 साल में हिंदुओं को सरपास नहीं किया, लेकिन इतने इलाके मुस्लिम बहुल बन जाएंगे कि हजारों ऐसे पाकिस्तान खड़े हो जाएंगे इस देश में, और वो कर चुके हैं। अच्छा ठीक है सौरभ जी, इसके लिए कानून की आवश्यकता है। मैं आ जाऊंगा 10 सेकंड। ये भारत अगले 150 साल का, अगले 150 साल का सुनिए, देख लीजिए। ये संविधान, दिनेश सिंह जो मेरे कजिन नहीं है, मैं आपको एक दूसरा फैक्ट बताता हूं। ये संविधान बदलने और शरिया लागू करने के लिए केवल केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत है, और केंद्र में सरकार 30% वोट से बनाई जा सकती है। बस जो टारगेट है वो 30% है। ठीक है, इसलिए कानून आवश्यक है, कड़ा कानून आवश्यक है। फाइनल 10 सेकंड रिजवान जी। अधिकतम 2 बच्चे कानून। बस वही बात जो अश्वनी जी ने मेरी जुबान से छीन ली कि मुसलमान को एक रीजन पे टेक ओवर करने के लिए 60% नहीं होना पड़ता, 30% पर्याप्त। हम वही काम 30-35% में काम लगा देते हैं। पहले भी क्या है, पूरी दुनिया में। चलिए खैर, अब आप जितने यहां लोग बैठे थे और इस विषय के जानकार लोग बैठे थे, राय ये आई, एक तो ये कि कानून की जरूरत नहीं है, एक राय की जरूरत है लेकिन बना नहीं सकते, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन इसमें कोई असहमति नहीं है कि आबादी कम होनी चाहिए। अब कैसे, अब ये तो सरकार को ही सोचना और करना भी उसी को ही है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे बढ़ते हुए, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या सवाल उठाए हैं पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर, वो दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। कुछ पाना हो तो रहना होगा रेडी टू गो। इसलिए सिर्फ आयुर्वेदिक रेली स्प्रे। इसका आयुर्वेदिक तेल दर्द इंस्टेंटली रोके, मसल्स बनाए स्ट्रॉन्ग भी और फ्लेक्सिबल भी। सो यू आर रेडी टू गो विथ रेली स्प्रे।